हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 4 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सीडीएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सेकंड, ही एक्ट्स एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी। थर्ड, both Kargil Review Committee and Naresh Chandra Committee recommended for the creation of this post. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्चुअली जब ये सीडीएस की पोस्ट बनाई गई थी तो उसी टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये डिपार्टमेंट बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और उसके चीफ के तौर पे सीडीएस जो है उनको रोल प्ले करना है। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी जो है अर्लियर उसके अंदर चीफ जो है वो रोटेशनल बेसिस पे चेंज होते रहते थे। तो अभी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के ऊपर एक पोस्ट है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो ऑल ट्राई सर्विस जितनी भी 3 सर्विसेज है उन सभी के हेड है। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है कि कारगिल रिव्यू कमिटी एंड नरेश चंद्रा कमिटी दे आर एसोसिएटेड विद द मिलिटरी रिफॉर्म्स इन इंडियन आर्मी, और उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट जो है वो बनानी चाहिए। सो अवर आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो सीडीएस जो है जनरल रावत, उन्होंने क्वाड के लिए रेकमेंड किया है कि इंडिया चाइना टेंशन जो है उसको चलते हुए पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। Question number 2, which of the following statement is or are correct about differential impact of FDI against foreign trade? मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड दोनों की इंपैक्ट जो है उसके डिफरेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, फॉरेन ट्रेड एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट व्हाइल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स कैपिटल टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज हायर इन एफडीआई देन फॉरेन ट्रेड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए फॉरेन ट्रेड का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल कि इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन यूएसए फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अब मान लो कि वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है वो हमने यूएसए से इंपोर्ट की है। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू बिल्ड अ मशीन, और उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमने यूएसए से परचेज की है। सो दिस इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। मान लो कि बदले में यूएसए इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर फूड ग्रेन्स, और यूएसए ने इंडिया से फूड ग्रेन जो है वो इंपोर्ट किए हैं। सो ये दोनों के बीच में जो ट्रेड हुआ उसे कहेंगे फॉरेन ट्रेड। लेकिन अगर मान लो कि ये मशीन बनाने के लिए इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और उसके अंदर यूएसए के किसी फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब दैट ही इन्वेस्टेड फॉर एग्जांपल $100 मिलियन, और इस $100 मिलियन के को यूज करके ये फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी इंडिया के अंदर, और फिर यहीं पे ये मशीन जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो इसे क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो जो फॉरेन ट्रेड है उसकी वजह से आपको मशीन या फिर टेक्नोलॉजी जो है और फूड ग्रेन्स उसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, दैट मींस इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन एफडीआई जो है उसके अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको कैपिटल मिलेगी। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट कि एक बार मान लो कि फॉरेन ट्रेड हुआ तो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो काफी कम होगा, बिकॉज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सिर्फ वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि कैपिटल मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, तो यहां से फैक्ट्री के अंदर जो लेबर्स काम करेंगे उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और फिर यहाँ पे ये जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है तो जो लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो मजदूर है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। So second is also correct. Our answer will be C, both 1 and 2. So recently India and US के बीच में जो
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कंडक्ट हुई थी ऑनलाइन, तो उसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। इस वजह से एफडीआई जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रीजंस फॉर हायर एनपीएज इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है, तो उसके रीजंस क्या है। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 2004 to 2009। सेकेंड, infrastructural loans during economic growth of our country. Third, laxity of lending norms by banks. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 and 3। तीनों रीजंस जो है वो करेक्ट है। अब देखिए 2004 से 2009 का जो टाइम पीरियड है, इट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ टाइम पीरियड ऑफ इंडिया, जहां पे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी काफी अच्छी थी, और उस टाइम पे बैंक्स ने काफी सारी लोन्स जो है वो प्रोवाइड की थी बहुत सारी कंपनीज को। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोन का अगर आप ब्रेकअप देखने जाएंगे, सो सबसे ज्यादा लोन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को मिली थी, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, राइट। अब ये सारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है वहां पे काम खत्म होने में टाइम काफी ज्यादा लगता है, सो इट कंज्यूम्स मोर टाइम टू रीपे दी लोन। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिली, अब उसको रीपे करने में टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से ये एनपीए जो है वो इंक्रीज होती गई। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। लैक्सिटी का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और लैक ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। तो यहाँ पे बैंक्स जो है अर्लियर ऐसा कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था, फॉर एग्जांपल कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल नहीं था, फिर फॉर एग्जांपल कि वेरियस कमिटीज जिन्होंने एनपीएस के ऊपर रिकमेंडेशंस दी है तो वो इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, तो इस वजह से बैंक्स को एनपीए जो है उनकी बैंक्स की एनपीए इंक्रीज हो गई। तो दीज आर द रीजंस, आवर आंसर विल बी डी 1, 2 and 3। अगेन मोराटोरियम केस जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि जो बोरोवर्स है उनके जो लोन अकाउंट है उनको आप एज एन एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आसाम राइफल्स। फर्स्ट, इट वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। सेकेंड, इट वॉज प्लेस्ड अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आसाम राइफल जो है उसको बनाया गया था सबसे पहले 1835, फिर उसके बाद आफ्टर 1870 उसके अंदर काफी सारी बटालियंस जो है उनको ऐड किया गया। ओके, ये जो 1835 में बनाया गया था उसका नाम था काचर लेवी, काचर लेवी। फिर उसके बाद 1870 के अंदर काफी सारी बटालियंस को ऐड किया गया, एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इट वाज रीनेम्ड एज आसाम राइफल। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। आफ्टर 1962 चाइनीज अग्रेशन, आसाम राइफल्स वाज प्लेस्ड अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। सो आवर आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2। सो रिसेंटली ये न्यूज में था कि आसाम राइफल एंड जो वहां की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ऑल्सो, उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। फर्स्ट, the provisions of the act do not apply to Special Economic Zones Act 2005. Second, this act applies when government acquires land for development of national or state highways. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 only। अब देखिए ये जो एक्ट है उसके पीछे रैशनल ये था कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी सारी लैंड जो है वो एक्वायर करनी पड़ती है, लेकिन उसकी वजह से जो लैंड ओनर्स है उनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए।
सो गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे फेयर कॉम्पेंसेशन टू द लैंड ओनर्स। तो उसके लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया था 2013 में बाय एन ऑर्डिनेंस। तो उसके अंदर ये प्रोविजंस थे कि कुछ सर्टेन एक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको इस पर्टिकुलर एक्ट में से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब उस एक्ट के अंदर जितनी भी लैंड है उसके ऊपर ये कानून जो है वो लागू नहीं होगा। तो उसमें से ये है सेज एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, फिर उसके अलावा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंड देन देयर इज इंडियन रेलवेज एक्ट। तो ये टोटल 16 एक्ट है, ये 3 मेजर एक्ट है कि जहां पे ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज व्हेन गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल और स्टेट हाईवेज, तो वहां पे ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, और आंसर विल बी ए, वन ओनली। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दिल्ली के अंदर जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास जितने भी स्लम्स है उसको क्लियर करना है। इस वजह से ये लैंड एक्विजिशन जो है वो न्यूज में है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे फॉरेस्ट के अंदर लैंड एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट के फेवर में रूलिंग्स दिए थे। तो इस वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनके फॉरेस्ट राइट्स भी न्यूज में है। स्पेशली आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है उसके अंदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को कौन से राइट्स दिए जाते हैं ये आपको थरली पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct about Dibru-Saikhowa National Park? First, it is also a biosphere reserve. Second, it is the largest swamp forest in northeastern India. Third, it is an identified important bird area. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is D, 1, 2 and 3, तीनों करेक्ट है। Dibru-Saikhowa National Park is also a biosphere reserve ऑफ एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। एक्चुअली ये जो नेशनल पार्क है उसके अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट जो है वो देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, एंड सम अदर पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज एन आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उन्होंने इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया है। सो आवर आंसर विल बी डी, 1, 2 and 3। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो केस चल रहा है जहां पे जो ये नेशनल पार्क है दिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क, उसके अंदर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड को लेके ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने विदाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वहां पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो दिया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। सो दिस वाज इन द न्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct about National Digital Health Mission? First, it is being implemented by Department of Science and Technology. Second, it has total 6 components to build digital health ecosystem of the country. Third, the National Health Policy 2017 had envisaged creation of a digital health technology ecosystem. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA, जो इस पर्टिकुलर मिशन को इंप्लीमेंट करने वाली है। इट इज ऑल्सो द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द आयुष्मान भारत मिशन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर टोटल 6 कंपोनेंट्स है। कौन से कंपोनेंट है? फॉर एग्जाम्पल ई मेडिसिन, सॉरी ई फार्मेसी, टेलीमेडिसिन सर्विसेज, फिर उसके बाद है डिजी डॉक्टर, फिर हेल्थ आईडी, देन पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। So these are the 6 main components of National Digital Health Mission.
जो इंडिया के अंदर डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। 2017 के अंदर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसके अंदर भी ये कहा गया था कि हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है उसको डिजिटली अवेलेबल करना चाहिए, दैट विल क्रिएट एन हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन इंडिया। सो हेल्थ डेटा मैनेजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये पिटिशन किसी ने फाइल की थी, दैट एक्सटेंशन ऑफ द कंसल्टेशन डिस्मिस्ड। Question number 8. Which of the following pairs are matched correctly about the types of questions asked in the parliaments? मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में कौन सी पैर करेक्टली मैच की गई। फर्स्ट, स्टार्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दैट रिक्वायर रिटन आंसर्स। सेकंड, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दैट रिक्वायर ओरल आंसर्स। थर्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ऑपोजिटली करेक्ट है, बिकॉज स्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जहां पे ओरल आंसर दिए जाते हैं और अनस्टार्ट क्वेश्चन का मतलब है रिटर्न आंसर्स दिए जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि 10 days से कम टाइम पीरियड की नोटिस देनी होती है और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी सी, थर्ड ओनली। सो रिसेंटली पार्लियामेंट के जो लोकसभा के अंदर मॉनसून सेशन होने वाला है उसके अंदर से क्वेश्चन आवर जो है उसको रिमूव किया गया है। क्वेश्चन आवर के अंदर मेनली ये स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसको लेके ये काफी अच्छा आर्टिकल है जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी, उनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following statement is or are correct about India's telecom sector? First, India's telecommunication network is the second largest in the world. Second, India is the cheapest telecom market in terms of internet tariffs and call rates in the world. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है इंक्लूडिंग टेलीफोन्स, इंटरनेट, ये सब चीजें, सो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रैंक पे है चाइना एंड इन 2016 इंडिया हैज ओवरटेकन यूएसए। पहले सेकेंड रैंक पे यूएसए था लेकिन 2016 के बाद इंडिया इज एट द सेकेंड रैंक। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि इंडिया के अंदर जो इंटरनेट टैरिफ है और कॉल रेट्स, इट इज चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। आवर आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो एजीआर ड्यूज है उसको पे करने के लिए 10 years का एक्सटेंशन दिया है सभी टेलीकॉम कंपनीज को। इस वजह से ये पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following pairs are matched correctly? First, National Rural Health Mission to provide accessible, affordable and quality health care to rural population. Second, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना to provide health insurance coverage to workers belonging to industrial sector. Third, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, it is a component of आयुष्मान भारत मिशन। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, 1 and 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव करेक्ट है कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल रेट पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज दिए गए हैं वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की बात की गई है बट पर्संस बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। सो जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स है उनको इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मिलता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के वर्कर्स का ही नाम लिखा है, इस वजह से ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत मिशन, जिसके दो कंपोनेंट है, PMJAY जो अभी हमने योजना देखी एंड अदर इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। सो इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए जो भी डिजिटल पुश को प्रमोट किया जा रहा है
थ्रू नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इस वजह से ये आर्टिकल जो है वो न्यूज में है, काफी अच्छा आर्टिकल है। हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।